गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का पाठ 20 खेती से खुशहाली इस पाठ का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि खेती से कैसे खुशहाली आती है। तो यहाँ पर ये पाठ हमारा शुरू हुआ है पत्र से। पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई भी बात कहने के लिए पत्र ही हमारा माध्यम था। आज तो हम मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज सेंड कर देते हैं, फ़ोन करके बात कर लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो ऐसा था ही नहीं। तो पुराने ज़माने में पत्र लिखे जाते थे। तो यहाँ पर पत्र कैसे लिखा जाता है ये भी आपको एक नमूना मिलेगा और यह नया तरीका मिलेगा कि हाँ, पहले ऐसे पत्र लिखे जाते। अगर आज आपको कह दे पत्र लिखने के लिए तो नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पर एक भांजा अपने मामा को पत्र लिख रहा है और सम्मान से, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सम्मान सूचक होते हैं, जैसे आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम, हम यहाँ कुशल मंगल है, आपके वहाँ सभी कुशल मंगल होंगे। इस साल हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हुई है। हमने पीपल वाले खेत में ट्रैक्टर से बुआई कराकर मोट और मूंग बोए हैं। यानी उस खेत में पीपल होगा, तभी वो पीपल वाला खेत कह रहे हैं उसको। मूंग व मोट के बीज पिछले साल बचा कर रखे थे। सावनिया खेत में 5 घंटे बुआई की, जिसमें बाजरा, तिल और ग्वार बोया। यानी उसके 2 खेत थे और दोनों खेतों में अलग अलग चीज़ों की बुआई की। उन्होंने पीपल वाले खेत में मूंग और मोट बोए और सावनिया खेत में बाजरा, तिल और ग्वार बोया। अब उन्होंने बोने के लिए बीज कहाँ से लाए? तो तिल के बीज सहकारी समिति से लाए, बाजरा व ग्वार के बीज बाजार से लाकर बोए। अब सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी समिति एक तरह से जहाँ पर बीज मिलते हैं, सरकार के द्वारा खोली हुई एक तरह की दुकानी होती है। फसल अभी अच्छी दिख रही है, हमने निराई गुड़ाई भी कर दी है। यानी फालतू का उगा हुआ जो भी खरपतवार होती है उसको उन्होंने हटाया भी है और ज़मीन को अच्छे से तैयार कर दी। आजकल हम खेत में ढाणी बनाकर रह रहे हैं। यानी भांजा कह रहा है कि हम खेत में ढाणी बनाकर, यानी वहाँ पर दिन रात रहते हैं, खाना पीना नहाना सारे काम वो खेत में रहकर कर रहे हैं। तो आजकल हम खेत में ढाणी बनाकर रह रहे हैं। खेत में एक बिजुका भी खड़ा कर दिया है जो दूर से आदमी जैसा लगता है। इसे देखकर जीव जानवर भाग जाते हैं। नाना जी नानी जी को पगे लागना। माँ ने कहा है कि फसल कटाई पर आप जरूर जरूर पधारना। अब हमारा ये देखो बिजुका एक तरह से एक लकड़ी को खड़ा करके उसके ऊपर हांडी को उल्टा रखिए और उसे पुराने कपड़े पहना के खड़ा कर दिया जाता है और जानवरों को भगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जानवरों को ऐसे लगता है कि खेत का मालिक रखवाली कर रहा है। तो ये होता है बिजुका। अब खेती के औजार, खेती कौन कौन से औजारों से बनती है? हाँ, अब देखो किसान अनाज उगाने एवं काटने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लेते हैं। ये औजार गांव में सुथार यानी लकड़ी का काम सुथार करता है और जो लोहे का होता है वो सुथार की मदद से बनाए जाते हैं। अब नीचे यहाँ पर जो चित्र है उसी में देखो कि खेती में किस प्रकार से होती है और खेती में होने वाले काम कौन कौन से हैं, उन्हें पहचानना है और काम आने वाले उपकरणों और औजारों को भी हम कॉपी में लिखेंगे। तो आगे चित्र देखिए, हमें आगे चित्र दिखाए जा रहे हैं। ये देखो ट्रैक्टर से खेती में काम कर रहे हैं, यहाँ बैलों से काम ले रहे हैं। इधर ये देखो किसी पौधे को रोप रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ कर रहे हैं, यहाँ पानी दिया जा रहा है। तो खेती के बहुत से काम होते हैं। इधर देखो ये खेत किसका है? छगना राम का। तो छगना राम ने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर बीज बोए हैं। कई स्थानों पर पशुओं को खेती के काम में लिया जाता है। यानी ये देखो इधर ऊंट और इधर बैल दिखाए जा रहे हैं। आजकल मानव व पशुओं के स्थान पर मशीनों के द्वारा खेती के कार्य किए जाते हैं। पशुओं को तो बहुत कम काम में लेते हैं। तो खेती में पशुओं का उपयोग भी होता है। ये हमारे प्रश्न हैं जिनको हम बाद में करेंगे। तो आगे देखो खाद और कीटनाशक। खाद खेतों में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न ये है, यहाँ भी आ जाता है कि खाद का उपयोग क्यों किया जाता है? तो खेतों में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। पहले लोग पशुपालन अधिक करते थे और उन पशुओं का
गोबर एक जगह इकट्ठा करते थे और खेतों में आवश्यकता अनुसार खाद के रूप में डाल देते थे। आजकल क्या होता है कि अधिक फसल प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा है। रासायनिक खाद कौन कौन सी है? जैसे एक तो यूरिया और डीएपी, पर इनका छिड़काव सावधानी से करना जरूरी होता है। रासायनिक खाद का उपयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो हमें कुछ बीमारियां भी हो सकती है, जैसे चर्म रोग, पेट संबंधी बीमारी, सिर दर्द, बेचैनी इत्यादि रोग हो सकते हैं। इसलिए जब भी रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो लोग अपने शरीर को ढक के रखते हैं, शरीर को खुला नहीं रखते हैं। अब पुराने ज़माने में तो ज़मीन को उपजाऊ मतलब बनाने के लिए खाद का प्रयोग करते थे, लेकिन अब रासायनिक चीज़ों का उपयोग होने से क्या हो रहा है कि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है अगर इसका अधिक उपयोग करें तो। अतः हमें अधिक से अधिक जैविक खाद या देसी खाद का उपयोग करना चाहिए। ये जो रासायनिक खाद है इसका हमें ज़रूरत के अनुसार ही काम में लेना चाहिए। अब खाद कैसे बनाई जाती है? तो अगर हम विद्यालय में खाद बनाएंगे तो कैसे करेंगे कि विद्यालय में एक तरफ कोने में छोटा सा गड्ढा खोदेंगे और उसमें विद्यालय में उगे हुए पेड़ों से गिरी हुई पत्तियाँ, टहनियाँ, मध्याह्न भोजन में बन रही सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके उसमें डालते जाएंगे और समय समय पर उसमें पानी भी डालते रहेंगे। हाँ, यदि आपको पशुओं का गोबर मिल जाए तो उसे भी उसमें डाल देंगे और कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी और इस प्रकार ये खाद बन जाएगी और इन खाद का हम पेड़ों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। अब जब अनाज उग जाता है उसके बाद अनाज को बोरियों में भर के कहीं तो रखा जाता है, जिसे कहते हैं अनाज का भंडारण। तो किसान जब खेतों में फसल की कटाई करते हैं तब उन्हें अनाज को सुरक्षित रखने की चिंता रहती है। खेतों से अनाज की बोरियां भरकर ट्रैक्टर या बैलगाड़ी या अन्य संसाधनों से उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया जाता है। ये स्थान घर का कमरा या शीत भंडार कक्ष भी हो सकता है, पर अनाज रखने के स्थान पर जमीन में नमी न हो और जीव जंतुओं का प्रकोप न हो। नमी का अर्थ होता है वहाँ सीलन वाली जगह नहीं हो। सीलन वाली जगह से एक तो क्या होता है कि अनाज में नमी के कारण, सीलन के कारण अनाज खराब हो जाता है, वहाँ पर अलग तरह से फफूंदी सी आ जाती है। और सीलन वाली जगह पर जैसे कीड़े मकोड़े, चूहे ये भी आ जाते हैं तो अनाज को खराब कर देते हैं। तो घर में अनाज को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए अनेक तरह के उपाय किए जाते हैं। पहले क्या करते थे लोग? पुराने ज़माने में अनाज का भंडारण रखने के लिए कागज़ की लुगदी से बड़े बड़े बर्तन बनाते थे और उनमें सुरक्षित भंडारण हेतु नीम की पत्तियाँ रखी जाती थी और जिससे अनाज वर्ष भर सुरक्षित रहता था। लेकिन आजकल ये बदल चुका है। अब फसल के उत्पादन में कमी, कि फसल के उत्पादन में कमी क्यों होती है, इसका भी कुछ कारण होता है। पहला कारण है कि समय पर वर्षा होने से खेतों में उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन कई बार समय पर वर्षा नहीं होने के कारण या बिल्कुल वर्षा होती ही नहीं है तो फसल खराब हो जाती है और इससे किसानों की आमदनी पर अधिक असर पड़ता है। कि किसान है उनकी इनकम कम हो जाती है। कई बार खड़ी फसलों में बीमारी लगने से फसल खराब हो जाती है और किसान जितनी राशि खेती करने में खर्च करता है, व्यय करता है, उतना पैसा भी उसे कई बार नहीं मिलता। तो अब फसलों को बीमारी से बचाने के लिए अनेक तरह की दवाइयों को हम काम में लेते हैं। अगर किसी किसान परिवार में कभी उत्पादन कम हुआ तो उसका कारण ये जो मैंने ऊपर बताए है ना, कभी वर्षा का न होना, कभी फसल का सूख जाना, कभी समय पर वर्षा न होना, कभी अधिक वर्षा होना, ये सारे कारण फसल कम होने के होते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशुपालन भी शुरू किया था और पहले क्या होता था कि इसके द्वारा मनुष्य को भोजन की प्राप्ति भी होती थी और सवारी के काम भी पशु आ जाते थे। खेतीबाड़ी में भी सुविधा मिलने लगी थी। पशुओं की खरीद व बिक्री के लिए भी मेलों का आयोजन किया जाने लगा था। फसलों के पकने पर त्यौहार भी मनाए जाने लगे। आज भी हम मेले व त्यौहार मनाते हैं। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला, पशु मेला लगता है और फसलें पकने पर केरल में ओणम का त्यौहार। और ओणम में कौन सी फसल पकने पर मनाया जाता है? जैसे चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च और धान की फसल पकने की खुशी में सुहावनी ऋतु आने के उपलक्ष्य में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है।
इसी प्रकार तमिलनाडु में मकर संक्रांति पर पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और इस समय धान की फसल कटना आरंभ हो जाता है। अब वर्तमान में लोग विभिन्न पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा आदि। तो इस प्रकार कि गाय से हमें क्या मिलता है? दूध, दही, गोबर और खाना खाने के और उससे गोबर से खाद भी बनाते हैं और खाने में भी दूध काम में आता है। अब भैंस है, वो भी दूध देती है, दही और गोबर, तो उससे भी हमें दूध, दही ये सब मिल जाते हैं। बकरी है तो बकरी भी दूध देती है और मेंगनियाँ देती है और वो भी खाद के रूप में काम में आते हैं। भेड़ है तो भेड़ दूध और हमें ऊन देती है और वो हमारे कपड़े बनाने के काम में आ जाते हैं या ऊन के वस्त्र बनाने के काम में आ जाता है। ऊँट है तो ऊँट है वो हमारे सवारी के काम आता है। फिर घोड़ा हमारे शादी विवाह में भी काम आता है और कभी कभी घोड़ों की रेस होती है उसमें भी आता है, तो घोड़े का भी बहुत उपयोग होता है। तो हमारे आसपास प्रश्न आ जाता है, नीचे देखो आपके आसपास कौन से पशुओं को पाला जाता है, प्राचीन काल में पशुओं को पालने के क्या कारण रहा होगा। तो पालने का कारण तो वो ऊपर हमने पहले ही बता दिया था कि प्राचीन काल में पालने का कारण उनको दूध भी मिलता था, भोजन के रूप में भी प्राप्त होता था। तो ये सारी चीज़ें। अब पशुपालन के लिए पशु को कहाँ रखना चाहिए? तो पशुओं को पालन के लिए पशु को स्वच्छ हवादार आवास, उचित और पौष्टिक आहार यानी भोजन आदि का ध्यान रखा जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हम काम नहीं कर पाते, थके थके से रहते हैं। उसी प्रकार पशु भी जब बीमार होते हैं तो उनकी भी कार्य क्षमता, उत्पादन आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं को विभिन्न रोग होते हैं। ये 3 रोग तो विशेष रूप से होते हैं। एक तो मुंह के ऊपर उनके छाले से हो जाते हैं या फोड़े हो जाते हैं, जिसको कहते हैं मुंह पका, और खुरपका। पशुओं के पैरों में खुर होते हैं तो खुर में बार बार चोट लग जाती है जिससे वहाँ घाव हो जाते हैं, तो उनके खुरों में भी बीमारी हो जाती है, तो उसको कहते हैं खुरपका। थनेला, थनों के ऊपर पशुओं के खून रिसने लगता है या रस्सी आ जाती है, तो इसको कहते हैं थनेला। तो पशुओं के होने वाले विभिन्न रोग कौन कौन से हैं? मुंह पका, खुरपका और थनेला। इनको आप याद रखोगे। यहाँ देखो पशुओं को पालने के लिए उचित व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। आजकल लोग एक और करते हैं जिससे पशुओं को तकलीफ होती है कि आजकल लोग खाने पीने की वस्तुओं और उसके कचरे को प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंक देते हैं और पशु जब भूखे होते हैं तो उन चीज़ों के साथ साथ उन थैलियों को भी खा जाते हैं और ये थैली क्या होती है? पशुओं के पेट में जाकर जमा हो जाती है, जिससे उनकी आंतें अवरुद्ध हो जाती है और पशु समय से पहले ही तड़प तड़प के मर जाते हैं। अनेक लोग पशुपालन के व्यवसाय के रूप में भी अपनाते हैं, जैसे दुधारू पशुओं को पालकर दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं। कुछ लोग डेयरी व्यवसाय करते हैं कि जो पशुओं को पालते हैं और उनके दूध को खरीद लेते हैं और फिर डेयरी के रूप में बेचते हैं। घोड़े पालने वाले भी अनेक व्यवसाय करते हैं, जैसे तांगा चलाना, घोड़े को तांगे में जोड़ के उसको चलाते हैं। फिर घुड़दौड़ में भी भाग लेते हैं। खेलों के लिए भी घोड़े उपलब्ध करवाते हैं, शादी में दूल्हे के लिए घोड़े उपलब्ध करवाना। तो सारे जितने भी पशु पालते हैं उनका मनुष्य किसी न किसी रूप में उपयोग लेता है। यहाँ देखो दूध निकाल रहे हैं और इधर ये घुड़दौड़ में काम में ले रहे हैं। तो हम लोगों ने ये अनेक चीज़ें सीखी। जो हमने सीखा में हमें बताया है कि पशुओं से उत्पाद कौन कौन से मिलते हैं और खेती से अलग अलग काम होते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि पशु व खेती लाती हरियाली, जीवन सुखमय बनाकर हमारे जीवन में एक लाती खुशहाली। तो हमें इस पाठ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है।